बड़ी हम्बल ओपिनियन है, वो मैं किसी मेरे भाई को नागवार गुजरे तो मैं उसके ऊपर माजरत खा हूं कि जब मुस्लिम हुक्मरानों के, मैं को ख़ास पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जब मुस्लिम हुक्मरानों की जायदादें, उनके बच्चे, उनके इंटरेस्ट वो आज की दुनिया के सबसे बड़े शैतान मुल्क अमेरिका के अंदर होंगे, तो फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर बात करेंगे। ये बड़ी एक रिटर्न रियलिटी है, और बल्कि मैं कहता हूँ ये इतनी तल्ख है कि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ चलें इस्लाम को तो शायद हमारे बहुत सारे लोग एक ज़ाहरी तौर पे रख के बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो हैं, सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बहरहाल एक रियासत का कॉन्सेप्ट भी होता है और एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी होता है। आप देखिए, मेरा सवाल जो मैं अक्सर करता भी हूँ वो ये है कि कितने अमेरिकन्स जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उनकी जायदादें ब्रिटेन में हैं या यूरोप में हैं? किसी की नहीं है। हर अमेरिकन जो स्टेक होल्डर है, जो उस मेन ओहदे के ऊपर आता है, वो मरने तक अमेरिका के अंदर ही रहता है। जो एक ब्रिटिशर है, उसकी जायदादें, उसके तमाम स्टेक्स जो हैं वो ब्रिटेन के अंदर ही रहते हैं। इसी तरीके से यूरोप के आप किसी भी, जिन्हें हम आज की हिस्ट्री में सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वहां का फिनोमेना तो ये है। लेकिन अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो फिर आप एक एंड से स्टार्ट हो, इल्ला माशाल्लाह एक दो इस्लामी ममालिक को शायद निकाल के, आपके हर हुक्मरान की जायदाद भी अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से बाहर है, उसकी औलाद भी रिस्पेक्टिव कंट्री से बाहर है, उसका इंटरेस्ट भी रिस्पेक्टिव कंट्री से बाहर है। बल्कि मेरे से पहले फरतुल्लाह बाबर साहब ने एक बात की, मेरा इसके ऊपर बड़ा एक क्लियर स्टांस है कि हमारे जो साबका सरबराह जनरल रहील शरीफ साहब सऊदी अरब तशरीफ ले गए, उनके लिए ये एजाज क्या कम था कि वो फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह थे? इससे बड़ा पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी होते हुए, इससे ज्यादा एजाज की बात क्या हो सकती थी कि आप अफवाज पाकिस्तान के सरबराह थे, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के अंदर, और फिर पसंद आए या ना आए, बहरहाल ताकत भी आपके हाथ में थी, तमाम चीज़ें आपके हाथ में थी। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि रियासत के ये जो जिम्मेदारान होते हैं, ये अपनी कैपेसिटी के अंदर भी एक रिस्क होते हैं, क्योंकि इनके पास स्टेट के राज होते हैं। हमें सियासतदान तो नज़र आता है कि वो लंदन में जाके बैठ जाता है या वो ब्रिटेन में, वो यूरोप में जाके बैठ जाता है, लेकिन हमें पाकिस्तान का वो साबका चीफ जस्टिस नज़र नहीं आता जो अपनी चीफ जस्टिस के ओहदे से उतरते अपनी पूरी फैमिली को लेके अमेरिका में सेटल हो जाता है। हमें पाकिस्तान का वो जर्नल नज़र नहीं आता जिसकी ज़िंदगी में ही उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर सेटल हो चुकी होती है। हमारी टॉप सीक्रेट, जिसे हम प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसी कहते हैं, अगर उसके सरबराहान यूएई के या किसी और मुल्क के पेरोल के ऊपर बैठे होंगे, तो फिर क्या आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी रियासत के राज दूसरों के हाथ में जा सकते हैं? हमारी रियासत, और ये पूरी दुनिया के अंदर आप जाकर देख लें, कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है कि जो किसी भी मुल्क की अफवाज हैं, जो किसी भी मुल्क की प्रीमियर एजेंसी हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं, जो किसी भी मुल्क के सरबराहान ममलिकत हैं, उन्हें ज़ाहरी तौर पर नहीं लेकिन उन्हें प्रैक्टिकली फोर्सफुली उस मुल्क के अंदर रहने पर मजबूर किया जाता है कि अगर आप इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के सदर बने या किसी इदारे के सरबराह बने तो फिर मरना भी इस मुल्क के अंदर है। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब रवायत है कि हम उठते हैं और फिर हम मकसद मेरा सवाल ये है, मैं आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से पूछ लेता हूं कि 2014 के धरने में तो आप मुझे बताते थे या हम सब लोगों को बताते थे कि राना सनाउल्लाह इतने अफराद का कातिल है। आप हमें ये एविडेंसेस देते थे कि ये शहबाज शरीफ के ऑर्डर्स के ऊपर ये कत्लेआम हुआ मॉडल टाउन के अंदर। हमें यह बतलाया जाता था कि दाता साहब के बम धमाके के अंदर या मुख्तलिफ शराइन्स के ऊपर जो बैंड आउटलेट्स का जो उनका इन एग्जैक्ट सेंस या इन लिटरल सेंस जो उनका प्रमोटर है वो राना सनाउल्लाह है। तो आज क्या सूरत हाल बनी कि जिन लोगों को आप हमें यह भी बताते थे कि बलूचिस्तान के कौन से लोग कोयटा में होने वाले बम धमाके के अंदर अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिले हुए हैं, अब हमें डॉक्यूमेंट्स देते थे।
आप हमारे सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रखते थे कि ये मियां नवाज शरीफ साहब का वो फार्म है, मेरे पास अभी भी मौजूद है रियल शेप में। और कमाल देखिए कि मेरे वालिद जब मुस्लिम लीग के साथ थे और हम मुशर्रफ साहब के खिलाफ थे, तो जब वो सऊदी अरब में मियां साहब को मिलने के लिए गए तो हरम शरीफ में बैठे हुए अब्बा ने ये पूछा कि मियां साहब पाकिस्तान में बात हो रही है कि आपका कोई एग्रीमेंट साइन हो गया। तो वो कहने लगे कि साहब मैं गवाह हूं इस चीज का और मैं कुरान के ऊपर इस चीज की कसम दे सकता हूं। कि वो कहने लगे साहब झूठ बोला जा रहा है, मैं हरम शरीफ के अंदर बैठा हूं, ये मेरे सामने खाना काबा है, मेरा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। और अब मेरे पास वो एक्चुअल एग्रीमेंट है जिसका फाइल नंबर भी मौजूद है, जो रिकॉर्ड के अंदर जाके चेक किया जा सकता है। तो फिर मेरा पाकिस्तान के जिम्मेदारान से या हम सब का ये सवाल नहीं बनता कि जिन लश्करों के खिलाफ, जिन कलअदम जमातों के खिलाफ, जिन तालिबान नवाज लोगों के खिलाफ, जिन रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ आप हमें बताते रहे कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये पाकिस्तान आ गया तो ये जनाब मोदी का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। तो आज जब वो यहां पर आ गए हैं तो आप इन्हें सैल्यूट फिर किस मुंह से कर रहे हैं? फिर इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की ताकतों का एजेंट बनकर या साम्राज्य का एजेंट बनकर आप अपनी इज्जत भी करवा सकते हैं, आप ऐवाने इक्तदार में भी पहुंच सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, अगर आप यहां पर कत्ल, और सबसे पहले तो इस्लाम के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो इस्लाम के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो इस्लाम के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हम उन फैसलों को भी डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब हुआ? जनाबे वाला मॉडल टाउन की वो बच्ची बिस्मा आपकी अदालतों के बाहर रात सारी रात बैठी रहती है, तो रात 12 बजे उसकी अदालत तो नहीं खुलती। यहां पर बच्चों को चाइल्ड मोलेस्टेशन होती है, यहां पर रेप होता है, यहां पर कत्लेआम होता है, यहां पर लोगों की इज्जतों के साथ खेला जाता है। लेकिन हमारी अदालतों में तो वो केस 20-20, 25-25 साल। यहां पर तो एक कातिल एमएनए वो दुबई से पाकिस्तान आता है, वो वोट डाल के जाता है। यहां पर तो वो आदमी जो कहता था कि मैं पाकिस्तान फौज के जर्नैलों को पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई बाढ़ के साथ लपेट कर तो मैं उन्हें खींचूंगा, उसे आप स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर के बगैर कौमी असेंबली में ले आते हैं वोट डालने के लिए। अब उसी मोशन हमें बताया जाता था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमें बताया जाता था कि ये मोशन दावड़ और वजीर जो अली वजीर है ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो जब आज उन्हें वजारतें दी जा रही हैं तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों का काम पाकिस्तान की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप पार्ट नहीं हैं तो फिर आप ऐसे लोगों के पास कैसे ये चीजें जाने दे सकते हैं जिनको कल तक आप ही हमें बताते रहे कि ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, और ये अदालतें ही हमें बताती रही। तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फैसलों की इज्जत है और फैसलों की मुखालफत है। कंटेम्प्ट अगर इस्लाम के अंदर को कॉन्सेप्ट है तो कंटेम्प्ट ऑफ ह्यूमैनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता यहां पर। जो और जब आपका निजाम साम्राज्य के तहत चलेगा, जब शरीयत का कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं होगा, मेरा सवाल है जो इस्लामी ममालिक मसलन उसमें मैं ना चाहते हुए भी मुझे एग्जांपल कोट करनी पड़ती है सऊदी अरेबिया की, वो शायद एक ट्रेडिशन है, वगरना मॉरली तो उसको हटाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि वो शरी रवायात और इस्लामी रवायात को छोड़ते चले जा रहे हैं, और जो नई रजीम वहां पर आ रही है। आप मुझे ईरान या सऊदी अरब जहां पर शरी सजाएं नाफिज हैं, जहां पर अगर किसी बच्ची की इज्जत के साथ खेलता है, अगर कोई नाजायज कत्लेआम करता है, अगर कोई मनशियात बेचता है, अगर कोई रियासत मुखालिफ है, तो उसको जब सरेआम क्रेन के ऊपर लटका कर बाजार में लटकाया जाता है तो मुआशरे में खौफ पैदा होता है। हमारे यहां सजाए मौत है, या तो आपके लिए प्रॉब्लम यह हो हमारी कोर्ट्स के लिए कि सजाए मौत का कॉन्सेप्ट ला के तो हमको वेस्ट की मुखालिफ, तो सजाए मौत तो आप देते हैं, सजाए मौत तो आपने अपने साबका हुक्मरानों को भी दी है, सजाए मौत तो आपने बहुत सारे कलअदम जमातों के सरबराहान को भी दी है जो आज आपके साथ बैठे हैं। तो जब तक यहां पर इंसाफ और कानून यहां पर नहीं आएगा,
उस वक्त तक आपका हुक्मरान फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेगा।